एक सीरियस डिस्कशन जो मुझे लगता है हम सबको बहैसियत पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कौन सी चीज़ें हमारे लिए अहम है और पाकिस्तान के लिए मुस्बत और उसकी मैशियत में अहम किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन हम उसको मजाक की सूरत में लेते हैं। आज हम बात करेंगे टैक्स के हवाले से, फाइलर के हवाले से, नॉन फाइलर के हवाले से, जिसको हमने मीम की शक्ल दे दी हुई है। ये कितना फ़ायदेमंद है और हमारे लिए कितना अहम रोल रखते हैं और हमारे मुल्क की मैशियत में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब राना मुनीर हुसैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। उनके साथ हमें ज्वाइन किया उस्मान यूसुफ बड़ाइच ने, जो एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, ग्लोबल लाहौर चैम्बर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। फर्स्टली थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले मैं, अभी हम देखते हैं हम 1 अक्टूबर में आ गए, 30 सितंबर जो है टैक्स की लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने टैक्स जो है पे नहीं किया है उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है मज़ीद देखने पड़ सकते हैं? सबसे पहले आपकी जो बात आपने की कि जो लास्ट डेट थी वो 30 सितंबर थी। एक तो सबके लिए एक न्यूज़ ये है कि रात को एफबीआर ने इस डेट को एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर लास्ट डेट कर दी। ओके, ये हो गया, 15 दिन मिल गए हैं। तो अब ये 15 दिन के बाद अगर कोई रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता तो अब 3 कैटेगरीज उन्होंने बना दी एफबीआर ने। एक कैटेगरी वो है जो फाइलर है, जिसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी वो फाइलर कहलाएगा, और जिसने 15 अक्टूबर के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो वो रिटर्न फाइल करेगा तो फिर वो लेट फाइलर हो जाएगा। अच्छा, सही। और अगर वो बिल्कुल फाइल नहीं करेगा तो फिर वो नॉन फाइलर हो जाएगा। तो 3 कैटेगरीज हैं अब, एक फाइलर है, एक लेट फाइलर है, एक नॉन फाइलर है। फाइलर का जो रेट्स ऑफ टैक्स है वो कुछ और हैं, लेट फाइलर के और हैं, नॉन फाइलर के और हैं। नॉन फाइलर तो अब आलमोस्ट कुछ चीज़ खरीद ही नहीं सकता। जो लेट फाइलर है उसने जो टैक्स के रेट है, डिडक्शंस के रेट है, उसने उसका डबल पे करना है। जब वो प्रॉपर्टी बाय करता है, कोई गाड़ी बाय करता है, या उसको कहीं से प्रॉफिट मिलता है, या उसकी टैक्स की और डिडक्शंस हो रही हैं, तो वो डबल उसकी डिडक्शन हो जाएंगे। फाइलर को ये फ़ायदा है कि उसका जो रेट है, प्रेस्क्राइब रेट है, सिर्फ उसने वही टैक्स पे करना है, टैक्स अदा करना है। लेकिन हमें शायद लगता है कि हमसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आम लेमैन को ये शायद समझ आती है। आपसे जानना चाहूँगी फाइलर होना कितना ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि हम सब जो है वो अपनी नज़र से, अपने वीएन से सिर्फ नुकसानात ही देखते हैं। जी बिल्कुल, सर ने जैसे आपको बताया है कि फ़ाइलर होने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक नॉन फाइलर बंदा जो है वो फाइलर की निस्बत डबल या शायद डबल से भी ज़्यादा टैक्सेस पे करता है। अगर हम प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं तो परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो फाइलर है वो एफबीआर रेट्स का 1.5% टैक्स पे करता है, और एक नॉन फाइलर जो है वो 10.5% टैक्स पे करता है। ये ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम बैंक प्रॉफिट्स की बात करें तो एक फाइलर जो है वो अपने प्रॉफिट का 20% टैक्स पे करता है, और एक नॉन फाइलर जो है वो 40% टैक्स पे करता है। अगर हम गाड़ियों की ट्रांसफ़र की बात करें तो उसके ऊपर भी सेम इसी तरह की कैटेगरी आप देख सकती हैं कि एक फ़ाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान में मिनिमम 50% का तो डिफरेंस है ही है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि एक फ़ाइलर बंदा जो भी टैक्सेस अपने पे करता है वो उसके क्लेमेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, उसको उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। और नॉन फाइलर जो टैक्सेस पे करता है, एक तो वो ओवर टैक्स पे करता है, और दूसरा उसका किसी किस्म का क्लेम नहीं है, वो उसके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन जो भी नौकरी करते हैं वो सब कहते हैं कि हमारी तनख्वाह में से इतने पैसे या इतनी परसेंटेज कट जाती है, फिर रिटर्न फाइलर होना कितना ज़रूरी है या ये अहम नहीं है? जो सैलरीड पर्सन है वो उनकी ये सोच होती है कि हमारी तो टैक्स डिडक्शंस हो जाती हैं, हाँ। लेकिन वो ये सोचते हैं कि इससे हमारी रिटर्न फाइल नहीं होगी या हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो बिल्कुल रॉन्ग है इस सेंस में कि एक रिटर्न फाइल करना बेसिकली टैक्स डिडक्शंस को ही देखना नहीं होता, बल्कि हमने इसमें ये देखना होता है कि एक बंदे ने क्या अर्न किया और क्या एक्सपेंसेस किए और क्या उसके पास उसकी वेल्थ के अंदर चेंजेस आई हैं, कि उसके पास पहले क्या एसेट्स थे और अब उसने इनकम की और उसमें से उसने पर्सनल एक्सपेंसेस किए, जो बचा है उसको उसने कहाँ पे जो यूटिलाइज़ किया। ये सारी चीज़ें की डिक्लेरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन आपका सैलरी के ऊपर टैक्स कटा है या नहीं कटा, या एक बंदा जिसने अपना एनटीएन बनवाया हुआ है वो भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, ज़रूरी नहीं है कि उसने टैक्स ही पे करना है। वो बंदा जो है वो अपनी एसेट्स की डिक्लेरेशन जो है वो उसको फाइलर कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही हो गया। सर, आपसे जानना चाहती हूँ जो नॉन फाइलर्स हैं उनको कोई जुर्माना, कोई सज़ा हो सकती है अगर कोई परचेज़ जो इस तरह से कर रहे हैं इलीगल सूरत में, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ सकता है? जो
नॉन फाइलर है वो भी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, लेकिन इन फ्यूचर विद इन 2 और 3 मंथ जो है अब ये हो जाएगा कि नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी बाय ही नहीं कर सकेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मसलन गाड़ी वाड़ी, वो उसको इजाज़त नहीं होगी। तो उसको जुर्माना ये है कि अगर वो लायबल टू फाइल रिटर्न है, उसके लिए ज़रूरी था कि वो विद इन टाइम अपने रिटर्न फाइल करे, और रिटर्न नहीं फाइल करता तो उसको फ़ाइन ये है कि उसको 1000 रुपया पर डे मिनिमम जो है उसने पेनल्टी पे करनी है। एक दूसरी बात ये है कि जब जो टैक्स लगेगा उसको टैक्स भी जो है उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा, वो अलग से है। तो इसलिए ये कहना कि जी मैं रिटर्न नहीं फाइल करूँगा और मुझे कोई पूछेगा नहीं, अब मुमकिन नहीं रहा। इस वजह से कि अब जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा FBR के पास मौजूद है। आप कहीं से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं वो भी आप मौजूद है, कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, कोई आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, आप बच्चों की फ़ीस पे कर रहे हैं बड़े स्कूलों की, वो भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए बजाय इसके कि नोटिस आए और आपसे पूछा जाए कि जी ये आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा जो है आपने इतना जो एक्सपेंस किया वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट की, उसका सोर्स क्या था, तो बेहतर यही है कि खुद गवर्नमेंट को बता दिया जाए कि मैंने ये प्रॉपर्टी बाई की है और बता दिया जाए, उसके सोर्स से बता दिया जाए स्कूल ने। तो सर अगर जैसे आप कह रहे हैं FBR के पास सारा रिकॉर्ड जो है मौजूद है, अगर FBR की जानिब से टैक्स दहिंदा को कोई नोटिस आ जाए तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? उसके तो कंप्लाइंस ही करनी है ना, उसके अलावा करनी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अभी जो है हमने जो फिगर्स देख रहे थे कि टोटल जो है पिछले साल 77 लाख जो है रिटर्न्स फाइल हुई थी। अच्छा। और अभी तक जो नंबर्स नॉट गुड नंबर, अभी जो है अभी तक तकरीबन 41 लाख रिटर्न जो है 30 सितंबर तक फाइल हुई हैं। एक तो वो 77 जो लाख रिटर्न फाइल हुई मैं समझता हूँ वो कम है। ये कोई 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख के करीब जो है हमारी जो टैक्स पेयर होने चाहिए मिनिमम, और उसके लिए जो है वो FBR के पास सारा डाटा मौजूद है, लेकिन अब उसको डाटा को जो कोई यूटिलाइज प्रॉपर्ली नहीं किया जा रहा, इस वजह से जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं उसकी तादाद नहीं बढ़ रही है। तो अब एक इसमें से एक अहम सवाल है कि लोग क्यों रिटर्न नहीं फाइल करना चाहते, लोग क्यों टैक्स पेयर नहीं करना चाहते, अपनी रिटर्न विद इन टाइम क्यों फाइल नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टैक्स के रेट्स इतने ज़्यादा हैं। मसलन अगर आप प्रॉपर्टी इनकम है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम में 35% अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ऑलमोस्ट 35% आपको इनकम टैक्स लगता है, 20% उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लग जाता है। अभी नया टैक्स लगा है 16%, पंजाब गवर्नमेंट लगाया सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लग जाता है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 10% उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। यानी ये सारे टैक्सेस मिला के, इसी वजह से रियल एस्टेट का जो काम था उन्होंने थोड़े टाइम के लिए रोका, फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स जो की गई उसके बाद ज़रा बेहतरी आई। अब 67% जो टैक्सेस हैं तो जो मालिक है जिसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उसको मिल रहा है 33%। तो 67% उसमें से गवर्नमेंट टैक्स हाउस में लेके जा रही है, तो लोग कंसीलमेंट तो करेंगे। जब इतने रेट्स हाई हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि इसमें से अच्छा। अब अगली बात यह है कि दूसरे मुल्कों में जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको कोई खौफ नहीं होता कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, उस एज में चले जाएंगे जहां उनकी अर्निंग नहीं होगी, तो वो गवर्नमेंट उनको जो है वो सपोर्ट करती है। हमें पता है यहाँ कुछ मिलना ही नहीं, यहाँ जो कि मिलना ही नहीं है। और हम लोग कहते हैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी कोई अर्निंग नहीं होगी तो मेरे पास सेविंग होनी चाहिए। अब मैंने जब से मिसाल दी 33% तो उसके एक्सपेंसेस मीट भी नहीं होते, तो अब क्या है उसके पास ऑप्शन वही है कि वो कंसीलमेंट करेगा, या वो टैक्स पे करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो वो मिनिमम पे करने की कोशिश करेगी। तो सर जो लूप होल्स हैं, जो हमें पता है कि इस वजह से लोग जो है रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, ये तादाद जो है पिछले साल की निस्बत इतनी कम क्यों होती जा रही है, तो हम उन गैप्स को फिल क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जो पिछले सालों से रिटर्न फाइलर कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। 44 लाख जैसे अभी आपने कहा, नहीं अभी जो रिटर्न फाइल कभी की, बाकी लोग करेंगे। लेकिन ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, इसमें ज़्यादातर तो आप लोग हैं, सैलरीड क्लास है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज और सैलरीड क्लास सिर्फ ये लोग सही टैक्स अदा करते हैं, बाकी सब ऑलमोस्ट सब लोग कंसीलमेंट करते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उसकी वजह जो है वो ये है। तो वो ये जो रिटर्न जो अब तक जो फाइल हुई हैं उसकी मोस्टली वो लोग हैं जो सैलरीड क्लास है, और मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने नील की रिटर्न फाइल की हुई है, जिनका बिजनेस सिर्फ उन्होंने फाइलर बनने के लिए रिटर्न फाइल किया। अभी जो यही किया। अच्छा, अब
रिटर्न्स फाइल क्यों नहीं हुई, ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में ये फ्लड आया है, सिर्फ पंजाब के 22 अजला ऐसे हैं जिस पे फ्लड आया है। लोगों के पास, हम तो चूँकि प्रैक्टिकल लोग हैं, लोगों के पास टैक्स जमा कराने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो अब 15 दिन बढ़ाए हैं, 15 दिन से में भी पैसे नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट का जो शॉर्टफॉल है वो है 1 अरब 35 अरब रुपए का, जो अब 30 सितंबर तक आना था। तो जो है वो 1 खरब 35 अरब रुपए 15 दिन में क्या आ जाएंगे? नहीं आएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को उसको मज़ीद रिलैक्स करना पड़ेगा। लोगों को जब कोई इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी तो लोग टैक्स पे करेंगे। इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तारीख बढ़ाने से गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान इतना है कि जो 15 दिन पहले टैक्स आना था अब 15 दिन बाद आ जाएगा। सही हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब टैक्स कभी डिडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या वो दोबारा से रिफ़ंड हो सकता है? क्योंकि हम तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते। जी बिल्कुल रिफ़ंड हो जाता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि टैक्स पेयर जो है अपने IR, IS, FBR अकाउंट के ऊपर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करता है अपने RTO को, और RTO उसकी असेसमेंट करता है। असेसमेंट के बाद अगर उनको लगता है कि इनका रिफ़ंड जेन्युइन है तो वो उनको जो है वो क्रॉस चेक की सूरत में उनको पैसे रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न आ जाता है एक तरह से। लेकिन उसके लिए कम से कम 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये मेनली जो पहले वाली बात है ना, जो लास्ट वाली, वो पहले हमने करनी चाहिए थी। तो वैसे ही समझ आता। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम लोगों को सिर्फ सेल्स टैक्स के बारे में पता है, जो लोग रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाते हैं या जो शॉपिंग का बिल वगैरह पे करते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जो हमें नहीं पता। एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है, विद गेन टैक्स क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसके बारे में अगर आप ऑडियंस को बताएं। अच्छा, ये जो आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, ये जो आप बाई करते हैं, ज्वेलरी बाई करते हैं, शुरू करते हैं, इस पे ऊपर टैक्स है, उस टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि जो बंदा टैक्स जमा करवा रहा है एक्चुअली वो टैक्स उसका नहीं है, वो टैक्स कंज्यूमर का है। वो टैक्स आप पे कर रही हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके ऊपर आपने 5% या 16% टैक्स दिया, तो वो आपने दिया है, उस रेस्टोरेंट वाले ने नहीं दिया। इसीलिए जो आपने कोई क्लोज बाय किए हैं उसके ऊपर कोई टैक्स है, वो भी आपने दिया है, वो उस दुकानदार ने या उस फैक्ट्री वाले ने पे नहीं किया। तो ये वो टैक्सेस हैं। ये विद होल्डिंग टैक्सेस ये हैं, वो इनकम टैक्स से मुतल्लिक़ हैं ज़्यादा। इनकम टैक्स में जब आपकी इनकम हो रही होती है तो गवर्नमेंट ये चाह रही होती है कि टैक्स पहले से ही गवर्नमेंट को चला जाए। जैसे ही आपको कोई सैलरी मिले या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट मिले, उसी टैक्स काट के गवर्नमेंट को मिल जाए, उसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। पाकिस्तान में 36 के करीब जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस है, यानी 95% जो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है वो विद होल्डिंग टैक्सेस की सूरत में ही मिल रहा है। और अब कैपिटल गेन की आपने बात की, कैपिटल गेन ये है कि अगर आप किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, अच्छा, मसलन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेल करते हैं, वो आपका उस पर भी गेन होगा। अगर आप गाड़ी को सेल करते हैं तो वो भी गेन होगा। लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो गेन है उसको टैक्स के लॉ मुख्तलिफ है, और जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो गेन होगा उसके लिए टैक्सेस कुछ और है। पुराना लॉ ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप 6 साल आपके पास रहती है और उसमें आपको कोई गेन होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। सही हो। इससे कम अगर अरसे में बेचते हैं तो फिर टैक्स है। ठीक है सर, लास्टली मेरा सवाल आपसे, सेक्शन 7E क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अभी आपने इससे पहले बात की थी कि रियल स्टेट की प्राइसेस जो हैं वो डाउन क्यों हो रही हैं, वो वन ऑफ द रीज़न इज 7E। ओके। हाँ जी, 7E जो है वो गवर्नमेंट कहती है कि आपने उस प्रॉपर्टी को वैल्यू करना है, और उस प्रॉपर्टी को वैल्यू किस तरह करना है जो कि मौजूदा FBR रेट है, जो ख़रीद की थी वो नहीं, मौजूदा FBR रेट उसको कैलकुलेट करें, उसकी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू का जो जब आप नेट कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर 1% आपने टैक्स पे करना है। अब उस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, ये क्वेश्चन नहीं है। मसलन आपके पास एक प्लॉट है, हाँ, DHA में प्लॉट है, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही, लेकिन आपने उसकी वैल्यू का 1% टैक्स हर साल गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये वैसे इशू जो है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब डिसीजन क्या आता है कि क्या ये अल्ट्रा वाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या इंट्रा वाइज टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अभी जब आएगा तो ये जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो आपको डाउन होती नज़र आ रही हैं ये एकदम और डाउन चली जाएंगी अगर ये टैक्स पेयर के खिलाफ आ जाता है। सही हो गया सर। लास्टली मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं लोग, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? उनके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि वो अपने बिजनेसेस को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो स्टार्टअप पे लेके आएँ।
इसके अलावा जो आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल लेके आते हैं उसका सोर्स बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आपके अपने पैसे हैं या अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो किस चैनल के ज़रिए लिए हैं, वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए आपने पैसे लिए हैं। आपने अपने इनकम और एक्सपेंसेस सारे जो हैं वो प्रॉपर नोट किया करने हैं और इसके अलावा आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेगुलरली FBR को फाइल करते रहें तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के लिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहती